गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की क्लास को भी शुरू करने वाले हैं। और बच्चों, आज जो टॉपिक चलेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और उस टॉपिक को भी हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। उसके भी सारे कॉन्सेप्ट हम प्रॉपर तरीके से बच्चों जानेंगे, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर प्लीज सेलेक्ट ब्लैक स्क्रीन। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ब्लैक स्क्रीन को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएं। और आज जो टॉपिक है बच्चों वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम सिलोजिज्म बोलते हैं, ठीक। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल। और ये वो टॉपिक है जो 100% एग्जाम में आएगा आपके। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बच्चों आज की क्लास आपको पूरी समझनी होगी। तो आज बच्चों हम इस क्लास में बेसिक समझेंगे, और अगर आपने बेसिक सीख लिया तो आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। तो सारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं, सभी सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं और सिलोजिज्म के टॉपिक को भी समझते हैं। इस टॉपिक को भी हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सिलोजिज्म टॉपिक को समझते हैं। इसको बेटा हम बोलते हैं न्याय और निगमन। न्याय निगमन, कहीं कहीं हिंदी में आपने न्याय निगमन लिखा हुआ देखा होगा। न्याय और निगमन ये इसी टॉपिक का नाम होता है बच्चों। तो इसकी प्रॉपर तरीके से कहानी कैसे बनती है, क्या लॉजिक होते हैं इसके, हम इस डिटेल को प्रॉपर समझने वाले हैं, ठीक। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे और पूरी कहानी को समझेंगे। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ब्रजेश कुमार कहते हैं सर आरपीएफ एसआई के एग्जाम में रीजनिंग में 35 में से 31 सवाल लगे हैं, 4 सवाल कैसे छोड़ दिए बच्चे आपने? 4 सवालों को और लगाना था, ठीक। पर कोई बात नहीं, एक ठीक स्कोर है फिर भी। अगर 31 का स्कोर आपने लगाया है तो भी ठीक स्कोर है, ठीक। कोशिश करो हमारा ये 35 आउट ऑफ 35 पर पहुंचे। क्लियर बेटा? सर रीजनिंग दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी ना? हाँ बेटा, लगभग कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने टॉपिक देखे नहीं कितने टॉपिक बचे हैं, एक बार चेक और कर लूंगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन दिसंबर तक हो जाना चाहिए कंप्लीट। दिसंबर तक बेटा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे, जो बच्चे लेट आते हैं ना, थोड़ा समय का ध्यान रखा करो बच्चों। और जब टॉपिक शुरू होता है तब तो टाइम से आ ही जाया करो, क्योंकि ये वो टॉपिक है अगर थोड़ा बहुत भी निकल गया तो परेशान करेगा आपको। अगर थोड़ा बहुत भी बच्चों निकल गया तो ये आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो इनके सारे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप प्रॉपर तरीके से क्लास में टाइम से लाइव आ जाया करें बेटा, टाइम से, ठीक है। प्रिंस शुक्ला कहते हैं एमटीएस की आंसर की में मेरे रीजनिंग में 20 में से 20 सही हैं, लेकिन जीके और मैथ के खराब हो गए हैं। बहुत सुंदर बच्चे, उन पे भी फोकस करो। देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 20 में से 20 सही बता रहे हैं, है ना। एमटीएस की आंसर की में 20 आउट ऑफ 20 सही किए उन्होंने, तो ये एक अच्छी बात है। जब ऐसा स्कोर बच्चों को सुनने को मिलता है ना, तो सच बता रहा हूँ बहुत मजा आता है, ठीक। मैं जो मेहनत करता हूँ वो मैं हमेशा 100% स्कोर के लिए मेहनत करता हूँ। और चेक करके बता दीजिए अभी कितने बेटा, अभी मेरे पास यहाँ पे रिटन में लिखे हुए नहीं है, ठीक। मैं अभी देखूंगा जाके कितने टॉपिक हो चुके हैं, कितने टॉपिक बचे हुए हैं, तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बेटा, तो वो बाद में देख के बता दूंगा। अभी अब टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। ये काम बाद का है, फालतू काम है। हम बाद में भी समझ सकते हैं कि कितने टॉपिक बचे हैं, कितने टॉपिक हो गए, ये सब चीजें हम बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बाद में देख के बता दूंगा। निर्मल तिवारी, अभी अभी टॉपिक पे फोकस करते हैं, जो टॉपिक बचे हुए पढ़ रहे हैं उनको फोकस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एज टॉपिक, हाँ मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, करा दूंगा बेटा, उसको भी करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो शुरू कर लें, न्याय निगमन टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। इसमें कई तरीके के सवाल बनेंगे, हम इनके क्वेश्चन वेन आरेख के अकॉर्डिंग समझेंगे बच्चों, ठीक। हम इसमें बच्चों जो रीजनिंग समझेंगे, सॉरी स्लॉग जो समझेंगे वो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। और वेन डायग्राम के आपको सभी के डायग्राम बनाने आने चाहिए, ठीक। सभी के डायग्राम बनाने आने चाहिए। जैसे मैंने बोला
एक पॉइंट दिया बेटा, और मैंने आपके सामने बोला कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। अगर बच्चों में इसका डायग्राम बनाऊं, इसको इंग्लिश में लिखिएगा सम ए आर बी, सम ए आर बी। अगर बच्चों में इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम बेटा इस तरीके से काटता हुआ बनेगा, ए और बी। अगर ये कुछ की बात हम जब भी करते हैं तो इसका डायग्राम बच्चों एक दूसरे को काटते हुए बनता है। कुछ ए बी है, आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने वेन डायग्राम पहले पढ़ लिया है। जो बच्चे वेन डायग्राम पढ़ चुके हैं प्रॉपर तरीके से, उसी के बेसिस पर इस टॉपिक को हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसी के टॉपिक पर बच्चों हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं हम प्रॉपर तरीके से इसमें जानेंगे। हाँ एम के खान, कोई बात नहीं, सही से समझना टॉपिक को, बिल्कुल बेसिक से करा के चल रहा हूं और इस टॉपिक को बहुत आसान बना दूंगा। कोई भी सवाल बच्चों ऐसा नहीं होगा जिससे आप नहीं कर पाओ। मेरी समझ ये कहती है कि अगर आपने टॉपिक सही से समझ लिया तो ये बहुत आसान टॉपिक होता है। ये जो टॉपिक बच्चों होता है ये काफी बहुत आसान होता है और हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से कवर कर भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। अगर डायग्राम की बात करता हूं तो दोनों डायग्राम एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। अगर बच्चों यहीं पर मैं ये बोलूं, यहीं पर बच्चों में ये बोलूं, वेन आरेख के अनुसार जब भी किन्हीं दो अवयवों के बीच कोई संबंध नहीं होता तो सभी प्रकार के निष्कर्ष को गलत माना जाता है। ठीक, चीजें समझना, मैंने आपको कुछ डिटेल में लिख कर लाया हूं, ये पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसे एक बार पढ़ लेना सारे बच्चे और इसके सवालों को करना। अक्षांश गुप्ता, राधे राधे बेटा, पहले पढ़ लो, ठीक है। ये बार बार एक ही कमेंट को कट पेस्ट मत किया करो, ठीक है। हाँ बेटा सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वेन आरेख के अनुसार जब भी किन्हीं दो अवयवों के बीच कोई संबंध नहीं होता है तो सभी प्रकार के निश्चित निष्कर्ष को गलत माना जाता है, कहा नहीं जा सकता, जबकि सभी प्रकार के संभावित निष्कर्ष को सत्य माना जाता है। देखो, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जिनके बारे में बच्चों कोई जानकारी नहीं होती, उनके बारे में अगर निष्कर्ष में कुछ भी सेंटेंस कहा जाएगा वो हमेशा गलत माना जाएगा। इस बात की बात कह रहा है बच्चों, वो हमेशा गलत माना जाएगा। जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूं, जैसे बच्चों मैंने एक कथन दिया, सवाल जो बच्चों बनेंगे वो कुछ इस तरीके के बनेंगे। मैं समझाता हूं बेटा आपको। एक कथन दिया, मैंने बोला कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, समझना मेरी बात को। और दूसरा बोला बेटा मैंने कुछ सेब लीची है, कुछ सेब लीची हैं। निष्कर्ष बोला मैंने, निष्कर्ष बोला मैंने, पहला और दूसरा। पहला निष्कर्ष कहता हूं कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है। दूसरा बच्चों बोला मैंने कुछ सेब लीची हैं, कुछ आम लीची हैं, सॉरी। मैंने आपके सामने दो पॉइंट लिखे, चीजें समझना। सवाल में करते क्या है, क्या समझना होता है, पॉइंट समझते चलो, ठीक, पॉइंट को समझते चलो। ओके, चलो बोर्ड पे समझा रहा हूँ। पीडीएफ में आपको दे दिया है मैंने, सारा लिख के लेके आया हूँ, अब वहां से भी समझ सकते हो, पीडीएफ के थ्रू समझना चाहते हो तो। कुछ आम सेब हैं, कुछ सेब लीची हैं। आपने वेन डायग्राम में डायग्राम बनाना सीखे होंगे। निष्कर्ष कहता है कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम लीची हैं। तो आपको क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना होता है और जो भी आपका कथन दिया होगा, सही गलत छोड़ो, अभी सीखो। आज की क्लास में सिर्फ सीखो। मैं क्या कराना चाहता हूं, कल से प्रॉपर क्वेश्चन चलेंगे। आज मैं एक भी सवाल नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको सवाल कराने का तरीका सारे समझा दूंगा, वो समझ लेंगे। तो कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, ये कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है। तो जो भी बच्चों स्टेटमेंट दिया होगा, जो भी आपके सामने स्टेटमेंट दिया हो, उस स्टेटमेंट को हमेशा एक क्वेश्चन मानना। ये आपके लिए क्वेश्चन का काम करता है।
और निष्कर्ष हमेशा किसका काम करते हैं बेटा? आंसर का। आपको ये पता करना होता है सवाल में, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो एक स्टेटमेंट आपके लिए क्वेश्चन है, निष्कर्ष आपके आंसर हैं, कितने निष्कर्ष सही हैं, कितने निष्कर्ष गलत हैं, ये वाली बात हमको पता करनी होती है। तो आपको जो आंसर निकालने होते हैं वो हमेशा कथन के अकॉर्डिंग निकालने होते हैं। जो भी स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, कंक्लूजन निकाले गए हैं, वो सही है या गलत है। अगर सही कंक्लूजन होगा तो हमको सही कर देना है, गलत कंक्लूजन होगा तो उसे गलत कर देना है। यह बात पता करनी है। तो इतना निकालने के लिए हमें जो कथन दिया होगा उसे हम हमेशा सत्य मानेंगे, और कथन में जो भी जानकारी दे रखी होगी, स्टेटमेंट में जो भी जानकारी दे रखी होगी, उतनी जानकारी को सच मानना। जिसके बारे में जानकारी नहीं दे रखी उसके बारे में हम कुछ नहीं मानेंगे, कोई सच नहीं मानेंगे। उसके बारे में बेटा हमें पता नहीं होगा, और जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है उसके बारे में हम निष्कर्ष कुछ नहीं कह सकते। जो भी कहेंगे वो गलत कहेंगे। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो आपको क्या करना है? कथन कितने भी दिए हों, स्टेटमेंट कितने भी दिए हों, चाहे एक दिया हो, चाहे दो हो, चाहे तीन या चार, आप उसका एक कंबाइंड डायग्राम बनाएंगे। कोशिश करेंगे सभी को मिलाकर एक डायग्राम बनाया जाए। स्टेटमेंट में चाहे सेंटेंस 2 हो, चाहे सेंटेंस 4 हो, चाहे सेंटेंस 5 हो, आप उन सब का एक डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने पर यह याद रखना कि कितनी जानकारी, किन किन के बारे में जानकारी है और किस किस के बारे में जानकारी नहीं है। जिसके बारे में जानकारी नहीं होती वो डाउट की कंडीशन होती है, और डाउट की कंडीशन कहती है कि उनके बारे में रिजल्ट में, कंक्लूजन में कुछ भी कहेंगे वो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं। कुछ आम सेब हैं, तो आम का संबंध सेब से है, सेब का संबंध लीची से है। क्या आम लीची का कोई संबंध है? कोई संबंध पता नहीं है। तो आम और लीची के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। डायग्राम बनाता हूं। कुछ आम सेब हैं, तो मान लो ये रे आम, और कुछ आम को क्या बना दिया बच्चों? ये रे सेब, ये रे सेब बेटा। कुछ सेब लीची हैं, कुछ सेब को बेटा मैंने लीची बना दिया, ये रे लीची। तो इस डायग्राम में देखो, आम का संबंध सेब से था, सेब का संबंध लीची से था। क्या बच्चों सभी बच्चे बताएंगे क्या आम और लीची के बारे में आपके पास कोई नॉलेज है? इन दोनों के बारे में बेटा कोई नॉलेज है? यस एंड नो जल्दी से बता दो पूरी क्लास कमेंट बॉक्स में। आम का संबंध सेब से है, सेब का संबंध लीची से है, तो क्या आम और लीची के बारे में क्वेश्चन में कोई नॉलेज आपके पास दी गई है? आप कहेंगे सर नहीं दे रखी, कोई नॉलेज नहीं दे रखी। हमको नहीं पता कि आम का रिलेशन लीची के साथ है या नहीं है, इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं दे रखी। तो इसलिए बच्चों इन दोनों की कंडीशन किसकी हो जाएगी? डाउट की। डाउट ये कहता है कि आम और लीची के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, और जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं होती उसके बारे में अगर हमने कोई भी कमेंट कर दिया, कोई भी रिजल्ट बना दिया, कोई भी निष्कर्ष बना दिया, तो बच्चों वो गलत हो जाएगा। तो बच्चों को क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? जो भी कहेंगे वो गलत ही कहेंगे। मैंने बोला इस पेन के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, इस पेन के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर कुछ भी कहूंगा इसके बारे में तो वो गलत होगा। तो सीधे सीधे एक बात याद रखो, पूरे कथन निष्कर्ष में डाउट वाले सभी केस गलत होते हैं। जितने भी डाउट के केस बनेंगे, डाउट का मतलब होता है जिनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। जिसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है उसके बारे में कहा गया हर सेंटेंस गलत होगा। हाँ, आइदर केस बन सकता है, आइदर केस बनाऊंगा जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बेटा, अभी इतना ही सीखो, ठीक है? आगे आगे नहीं चलो बेटा, लकी कुमार, ठीक? जो चीजें जितनी है उतना ही सीखो पहले। आइदर केस बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा आइदर केस कैसे बनता है, ठीक है? आइदर केस की कंडीशन भी आपको बता दी जाएगी लेकिन बाद में, ठीक है? तो आम और लीची के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, और जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती तो आम और लीची के बारे में देखो कोई सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। आम और लीची के बारे में बच्चों क्या था? डाउट। और डाउट में जैसी कोई कंडीशन कुछ भी कहेगा वो बिना सोचे समझे गलत कर देना, कभी भी जिंदगी में सही नहीं होगा।
पता कैसे चलेगा? पता बेटा आपको दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, सवाल में कथन में लिखा तो है। कुछ आम सेब है तो आम का संबंध सेब से है, कुछ सेब लीची है तो सेब का संबंध लीची से है। तो आम और लीची के बारे में कोई नॉलेज पता है? नहीं पता। आम और सेब, आम और लीची अलग अलग भी हो सकते हैं और कंबाइंड भी हो सकते हैं। सवाल बच्चों ऐसा भी तो बन सकता था, ये भी तो हो सकता था, ये मान लो आम है, ये बच्चों सेब है, और ये बच्चों लीची है। तो हमें लीची और आम के बारे में पता नहीं है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, आम और लीची अलग अलग बनेंगे या काटते हुए बनेंगे, हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज नहीं है बच्चों, इसलिए बच्चों हमने ये डाउट की कंडीशन बनाई है। इसलिए बच्चों हमने क्या की है? डाउट की कंडीशन बनाई है। तो सबसे पहले आप डाउट की कंडीशन बनाना सीखेंगे। अगर आपने डाउट की कंडीशन बना ली तो आप दुनिया का हर सवाल को आसानी से बना लेंगे, क्योंकि कथन निष्कर्ष में जितने भी डाउट होंगे वो सारे गलत होंगे। डाउट वाले सारे केस गलत होते हैं। जिनके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं होती उनके बारे में कहा गया सेंटेंस गलत होता है। देखो इसमें ये वाला भी गलत होगा, ये वाला भी गलत होगा, नेगेटिव नहीं बनता, मैं बता दूंगा बाद में, अभी मैं नहीं समझेंगे। यही कह रहा था, बेन आरेख के अनुसार जब भी किन्हीं दो अवयवों के बीच कोई संबंध नहीं होता, जब भी किन्हीं दो अवयवों के बीच कोई संबंध नहीं होता तो सभी प्रकार के निष्कर्ष को गलत माना जाता है। मतलब जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती उसके बारे में बेटा कहा गया हर सेंटेंस गलत होता है, जबकि सभी प्रकार के संभावित निष्कर्ष संभावित का मतलब है अगर पॉसिबिलिटी वाले केस आएंगे तो वो सही माने जाते हैं बच्चों। ठीक है, हमने बताया कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है। तो क्या ए और सी के बारे में कोई नॉलेज है? कोई नॉलेज नहीं है। क्या ए और डी के बारे में कोई नॉलेज है? नॉलेज नहीं है। तो इनकी स्थिति बेटा किस में बन गई? बेटा डाउट में। और इसकी भी स्थिति बेटा किस में बन गई? बेटा डाउट में। तो डाउट वाले ए और सी के बारे में कुछ भी कहेगा गलत होगा, ए और डी के बारे में कुछ भी कहेगा गलत होगा, बी और डी के बारे में कुछ भी कहेगा गलत होगा। ये डाउट वाली कंडीशन है। तो जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती उनके बारे में कहा गया हर सेंटेंस गलत होता है। कुछ एग्जाम्पल और समझाता हूं बच्चों, एक दो एग्जाम्पल और समझाता हूं। एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे मैंने एक कथन दिया, एक कथन बच्चों मैंने दिया, सभी बच्चे सामने डायग्राम बनाए। मैंने बोला कुछ पेन कलम है, कुछ पेन कलम है और कोई कलम इरेजर नहीं है। बच्चों इसमें डाउट बताएंगे सारे बच्चे, कोई बच्चा बताएगा डाउट किस में है। ऐसे कौन से दो अवयव हैं या दो आइटम हैं जिनके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है? जिनके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है, जिनके बारे में नॉलेज नहीं होगी वो डाउट की कंडीशन होगी। किसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं? जल्दी से बता दो बेटा, स्पीड से बता दो। कुछ पेन कलम है और कोई कलम इरेजर नहीं है। इरेजर और पेन में बिल्कुल सही बात। देखो कुछ पेन कलम है तो पेन का संबंध तो कलम से है, तो हमने बेटा ये बना दिया, ये रे बेटा पेन। कुछ पेन कलम है, हमने ये कलम बना दी, हमने बेटा ये कलम बना दी। और कोई कलम इरेजर नहीं है, कोई कलम इरेजर नहीं है, तो इरेजर को बेटा अलग बना दिया, ये हमारी इरेजर हो जाएगी। अब इरेजर का संबंध बेटा किससे नहीं है? कलम से। इरेजर का संबंध कलम से नहीं है, लेकिन पेन से तो हो सकता है, इससे तो हो सकता है। तो इन दोनों में बेटा क्या बन गया? डाउट। इन दोनों में डाउट बन गया। आपको पेन और इरेजर के बारे में नॉलेज नहीं है, इन दोनों का संबंध हो भी सकता है, क्या पता ऐसा संबंध बन रहा हो, ये पेन है ये कलम है, और क्या पता इरेजर ऐसे बन जाए, इरेजर ऐसे बन जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। भाई इरेजर का संबंध कलम से नहीं है तो कलम को टच नहीं करनी चाहिए बस। बाकी इरेजर का संबंध कलम से नहीं है तो कलम को टच नहीं करेगी, बाकी पेन को टच कर भी सकती है और अलग भी हो सकती है। टच करेगी तो ऐसे बन जाएगा, अलग बनेगा तो ऐसे बन जाएगा। तो हमको इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमको इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती उसके बारे में कहा गया सेंटेंस गलत होता है। प्रशांत कुमार कहते हैं पेन और कलम एक ही होता है। बेटा अलग अलग मान लो है सवाल के अकॉर्डिंग।
सर जी इरेजर क्या होता है? क्या बात है भाई है? इरेजर नहीं जानते? एलकेजी में पढ़ने नहीं गए कभी? पेंसिल से जो लिखते हैं और कभी कभी बच्चे गलत लिख देते हैं पेंसिल से, तो उसे इरेज करने के लिए किसका यूज करते हैं? इरेजर का यूज करते हैं। हाँ, क्लियर बच्चों? अब एलकेजी में एडमिशन करवाना पड़ेगा बच्चों का। क्लियर? पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? तो जिनके बारे में नॉलेज नहीं होती उनके बारे में कहा गया सेंटेंस डाउट का होता है। एक और कथन समझ लो, एक कथन और समझ लो बच्चों, इसके बारे में मुझे बताना। मैंने बोला कि वकील कुछ वकील मैनेजर हैं, कुछ वकील मैनेजर हैं और कुछ मैनेजर डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर पागल हैं। आप डाउट बताएंगे इसमें कितने के बीच डाउट होगा? मैंने आपके सामने 3 कथन दिए, आपको डाउट बताना है। इस सवाल में डाउट बताना है, डाउट बता दो। किस किस में डाउट है? डायग्राम बनाएं और एग्जैक्ट डाउट पता करें, डाउट किस किस में होगा। तो कुछ वकील मैनेजर हैं, हमने ये बनाया। कुछ वकील मैनेजर हैं, हमने मैनेजर बनाए। कुछ वकील मैनेजर हैं, हमने मैनेजर बनाए। कुछ मैनेजर डॉक्टर हैं, कुछ मैनेजर को डॉक्टर बनाया। कुछ मैनेजर को डॉक्टर बनाया। तो वकील और डॉक्टर में बच्चों क्या हो गया? डाउट हो गया। इनके बारे में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो पहला डाउट तो बच्चों ये बनेगा, इन दोनों में डाउट होगा। समझना बेटा, वकील मैनेजर है, इनका संबंध इससे है। मैनेजर डॉक्टर है, लेकिन वकील और डॉक्टर में डाउट हो जाएगा। इन दोनों में बच्चों डाउट हो जाएगा। हमको नहीं पता वकील और डॉक्टर अलग अलग रहेंगे या एक रहेंगे। फिर कहता है सभी डॉक्टर पागल हैं। अब सारे डॉक्टर को पागल बना दो। अब सारे डॉक्टर पागल होंगे तो पागल बेटा ऊपर आएगा, तो पागल का डायग्राम बेटा ऊपर आ जाएगा। जब सारे डॉक्टर पागल हुए तो कुछ मैनेजर भी पागल हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हुए, क्योंकि ये डॉक्टर का डायग्राम था, ये डॉक्टर का डायग्राम था। जब डॉक्टर का डायग्राम पागल के अंदर जाएगा, सारे डॉक्टर पागल होंगे, तो मैनेजर को भी काटेगा, बिना मैनेजर को टच किए कर नहीं सकता। तो एक डाउट वकील और पागल का हो जाएगा। दूसरा डाउट बच्चों ये बन जाएगा। तो इस सवाल में 2 डाउट बनेंगे। पहला डाउट दोनों वकील के हैं। पहला डाउट है आपका वकील का डॉक्टर से और दूसरा डाउट है वकील का पागल से। इनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, इनके बारे में कहा गया सेंटेंस गलत होगा। तो वकील का डॉक्टर और पागल दोनों से डाउट है, इन दोनों से डाउट है, और डाउट वाली सारी कंडीशन बच्चों गलत होती है। डाउट कंडीशन इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इनके बारे में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। हम नहीं कह सकते कि अलग अलग होंगे, कंबाइंड होंगे। इनके पास डाउट का मतलब क्या होता है? डाउट का मतलब होता है कि इनके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, इनके बारे में अगर कुछ भी कहेंगे तो वो गलत होगा। डाउट वाली सारी कंडीशन गलत होती है। डाउट वाली बेटा सारी कंडीशन कैसी होती है? गलत होती है। अब तो कर लोगे मेरे भाई, सारे बच्चे कर लेंगे। तो रूल लिखा दो, अब रूल लिखा दो। तो डायग्राम बेटा इस तरीके से आप बना लेना। डायग्राम अगर बना लिया तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। अब इनके रूल समझ लो। अब बच्चों इनके रूल समझाता हूं। तो रूल क्या कहते हैं इनको भी जानते हैं। रूल इसके ही कहते हैं कि डाउट वाले सभी केस गलत होते हैं। याद रखना, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव का हो, कुछ पॉजिटिव का, ये कथन कर लो
इधर, और निष्कर्ष कर लेते हैं बच्चों इधर, निष्कर्ष कर लेते हैं बच्चों इधर। तो याद रखना बच्चों, कुछ पॉजिटिव से कभी कुछ नेगेटिव नहीं बनेगा, कुछ नेगेटिव नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उससे कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, उससे कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा। ये दो बातें याद रखना। पॉजिटिव कथन हो तो उसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, और नेगेटिव हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये दोनों बातें याद रखेंगे। हो क्या सकता है, अगर कभी भी बच्चों सेंटेंस कुछ पॉजिटिव का हो, कुछ पॉजिटिव का हो, तो उसका रिजल्ट भी कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए तो सही होगा। और अगर सेंटेंस बेटा नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस बच्चों नेगेटिव हो तो उसका रिजल्ट भी बच्चों नेगेटिव होना चाहिए तो सही होगा, तो सही होगा। ये चार बातें याद रखना, चार बातें सभी बच्चे याद रखेंगे। पॉजिटिव का नेगेटिव मत बना देना, नेगेटिव का पॉजिटिव मत बना देना, पॉजिटिव का नेगेटिव मत बनाना, नेगेटिव का पॉजिटिव मत बनाना, गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव होगा कथन तो आंसर भी उसका पॉजिटिव आना चाहिए, कथन नेगेटिव होगा तो आंसर भी उसका नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव समझा दूं, अब इसकी कहानी समझ लो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, इसकी कहानी समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल में ये कहानी समझेंगे। जैसे मैंने एक कथन दिया, जैसे मैंने एक कथन दिया, कुछ कुर्सी, कुछ कुर्सी मेज हैं, मेज हैं। तो इसका डायग्राम बेटा ऐसा बनेगा, ये कुर्सी हैं और ये मेज है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? बच्चों जल्दी से बता दो, ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप बोलेंगे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर है? कुछ कुर्सी मेज है एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसके जब भी हम निष्कर्ष बनाएं, अब जब भी हम निष्कर्ष बनाएं तो निष्कर्ष में आपको दो बातें याद रखनी है। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। क्योंकि मैंने एक बात समझी थी कि पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, ये सभी को पता है। कुछ कुर्सी मेज हैं, तो इसका रिजल्ट अगर मैं ये बनाऊं, कुछ कुर्सी मेज नहीं है, मेज नहीं है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और दूसरा बनाया, कुछ मेज कुर्सी हैं, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो दोनों में कौन सा सही है बच्चों? दोनों में कौन सा सही है? ठीक, अब समझ लेंगे दोनों सेंटेंस को। यहां से एग्जाम्पल को बहुत प्यार से समझ सकते हो। स्टेटमेंट में दिया है कुछ कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी मेज है, तो डायग्राम ये बनेगा, कुर्सी का मेज से रिलेशन कुछ का है। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव का है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। कुछ कुर्सी मेज नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और मैंने पहले ही बोला है नेगेटिव सेंटेंस कभी नहीं बनता, ये कभी सही नहीं हो सकता। पॉजिटिव से कभी नेगेटिव मत बनाना, नेगेटिव सेंटेंस को कभी नहीं बना सकते। एक बात। दूसरी बात, कुछ मेज कुर्सी हैं, पॉजिटिव है कुर्सी मेज और मेज कुर्सी, इन दोनों की सीटों को बस बदल दो। उसने कथन में बोला है कुर्सी मेज है, तो आप उल्टा बोल देंगे मेज कुर्सी, तो मेज कुर्सी बोल दिया है आपने, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बना लिया है, इसलिए सेकंड सेंटेंस कैसा हो जाएगा बच्चों? सही मान लिया जाएगा। दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला गलत होगा। इनका याद रखेंगे, ये कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सारे बच्चों को क्लियर हो गए? अगर बच्चों में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही नहीं लिखा होगा तो बेटा नेगेटिव होगा, और नहीं लिखा होगा तो बेटा पॉजिटिव होगा। है? पॉजिटिव नेगेटिव को कैसा पता करेंगे बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं समझ पा रहे,
नेगेटिव का मतलब होता है नहीं लिखा होगा। अगर उसमें नहीं लिखा है नहीं वर्ड तो नेगेटिव सेंटेंस है, और अगर नहीं नहीं लिखा तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अभी इतनी छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझ पा रहे हो है? प्रशांत कुमार कहते हैं पेन और कलम एक ही होता है ना सर? नहीं बेटा, अलग अलग होते हैं। कलम का मतलब पेंसिल होती है, ठीक। पेन आपका होता है जिसे हम मिटा नहीं सकते, और जो पेंसिल होती है उसको हमने कलम बोल दिया है। क्लियर? कर लेंगे सारे बच्चे इसको, और आगे समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक ये मैंने आपको संभावना वाला सेंटेंस बता दिए। डाउट वाले केस में संभावना सही होती है, बाकी सब गलत होते हैं। ये एक निष्कर्ष जो बने हैं बच्चों, वो आपके इसके अकॉर्डिंग बने हैं, इसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष बने हैं। कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, ए बी सी डी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निष्कर्ष की चेक करें तो देखो, इसे पढ़ लेना एक बार सारे बच्चे, इसे पढ़ लेना। यहां लिख देता हूं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं। ये इस डायग्राम के कंक्लूजन बना के दे दिए हैं मैंने, कितने कंक्लूजन बन सकते हैं। तो ये सारी डिटेल बेटा एक बार पढ़ लेना, इन सभी बच्चों को पढ़ लेना एक बार। पढ़ के आपको ये पता चल जाएगी कितने गलत हैं। अगर बोले कुछ ए सी हैं, देखो ए और सी के बारे में नॉलेज नहीं है तो देखो असत्य लिखा हुआ है, ये गलत होगा। कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है तो बी और डी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो बेटा ये भी असत्य लिखा होगा। कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है तो ए और डी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो ये भी बेटा गलत लिखा है। मेरा कहने का मतलब है कि जिसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होती उसके बारे में कहा गया हर सेंटेंस गलत होता है। एग्जाम्पल में आपको ये सारी चीजें मैंने लिख के दे दी हैं, इससे कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं ये मैंने सारे पॉसिबल करके बता दिए बेटा, ये सारे पॉसिबल करके बता दिए। असत्य सत्य वाले कौन से हैं, सत्य सत्य वाले कौन से हैं, ये लिख कर दे दिए हैं। आप एक बार इनको पढ़ लेना सारे बच्चे। लास्ट वाला बेटा, कुछ ए के सी होने की संभावना है, सही होगा बेटा। ए और सी में संभावना, प्रोबेबिलिटी सही हो जाती है। देखो हमेशा याद रखो, अगर ये बोलता कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं तो बच्चों गलत होगा, तो गलत होगा। या ये बोलता कोई ए सी नहीं है तो भी गलत होता, तो भी गलत होता। लेकिन डाउट में संभावना सही होती है, कुछ ए सी होने की संभावना है तो सत्य होगा। सम ए कैन बी सी, प्रोबेबिलिटी सही हो जाती है, संभावना बेटा सही होती है। बता दूंगा, संभावना जब आएगी तब बता दिया जाएगा आपको। अभी सिर्फ इतना सीखो, इनको एक बार पढ़ लेना, ये टॉपिक चलेगा, ये पूरे टॉपिक की कहानी है, अभी तो टॉपिक शुरू हो रहा है। तो कल सभी बच्चे जब भी आएंगे तो ये पूरी पीडीएफ में मैंने कुछ थ्योरी दी है आपको अलग से, वो थ्योरी सारे पढ़ के आएंगे। ये वाली थ्योरी पढ़ के आना, उसके बाद बच्चों एक ये सभी वाले क्वेश्चन की है, एक ये वाली पूरी थ्योरी पढ़ के आनी है आपको, ये पूरी थ्योरी बच्चों पढ़ के आनी है, ठीक। ये सारी थ्योरी है, ये इसकी भी थ्योरी दे रखी है, ये पूरी मैं दे दूंगा, पढ़ के आएंगे सारे बच्चे, ठीक। सारे बच्चे इसकी पूरी थ्योरी पढ़ के आएंगे। सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में वो देखो। अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। एग्जाम में बच्चों सवाल कुछ इस तरीके के बनते हैं। मुकेश तिवारी, प्रोबेबिलिटी के बाद सवाल जब करेंगे तब समझाऊंगा कि ऑल प्रोबेबिलिटी राइट होगी। डाउट वाले केस में प्रोबेबिलिटी राइट होती है, सारी राइट होती है बच्चों। प्रोबेबिलिटी संभावना तभी सही होती है जब उनमें डाउट हो, ठीक। डाउट हो तभी संभावना सही होती है, अगर डाउट नहीं होगा तो ऑल प्रोबेबिलिटी राइट नहीं होगी, सही नहीं होगी बच्चों, ये बता दिया जाएगा, समझ लेना। पहले इस सवाल को समझ लेते हैं, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एक सवाल बच्चों मैंने आपके सामने दिया और इसका राइट आंसर बनाते हैं, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। अब मैंने जूम कर दिया, समझ लो। पहला क्वेश्चन कहता है कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां फूल हैं, कुछ फूल शाखाएं हैं, अगर इसका रिजल्ट बनाऊं तो कितने सही कितने गलत हैं बता दो। कुछ पेड़ पत्तियां हैं, डायग्राम बना देता हूं, तो कुछ पेड़ पत्तियां हो जाएंगी, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां फूल हैं, कुछ पत्तियां फूल हैं। तो एक डाउट तो बेटा इन दोनों में बन गया। इन दोनों के बारे में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो पहला डाउट तो बच्चों ये होगा, पहला डाउट ये होगा। पेड़ का संबंध पत्तियों से है
पत्तियों का संबंध फूल से है, तो फूल और पेड़ में कोई संबंध नहीं है, हमें नहीं पता। कुछ फूल शाखाएं हैं, कुछ फूल शाखाएं हो जाएंगी, कुछ फूल शाखाएं हैं। दूसरा डाउट पेड़ का शाखा से हो जाएगा, पेड़ का शाखा से हो जाएगा। एक डाउट बच्चों इनमें भी होगा, सही है। एक के दोनों से डाउट हो गए। शाखा का डाउट बेटा पत्तियों से भी हो जाएगा। एक इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एक डाउट बच्चों ये हो जाएगा। सवाल में कितने डाउट हैं? 3। सवाल में बच्चों कितने डाउट हैं? 3। कुछ फूल शाखाएं हैं, तो शाखाएं का संबंध फूल से है, शाखा का संबंध पत्ती पेड़ से है नहीं, है नहीं पता, तो शाखा का दोनों से डाउट होगा, पत्ती से भी पेड़ से भी। डाउट का मतलब समझ रहे हो? आज की क्लास जो फोकस कर रही है वो इस बात पे कर रही है कि आपको डाउट निकालना आना चाहिए, डाउट निकालना आना चाहिए। जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती उसके बारे में कहा गया हर सेंटेंस गलत ही करना है आपको। भाई हमें मान लो किसी के बारे में कोई सेंटेंस पता ही नहीं है क्या रिलेशन है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन सही होंगे या गलत होंगे। तो कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ फूल है। अब ध्यान से देखो, पेड़ और फूल में क्या है? डाउट है। इन दोनों के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, डाउट का मतलब है कोई जानकारी नहीं होना। तो जिसके बारे में डाउट होता है, इन दोनों में बेटा डाउट था, और मैंने आपको पहले ही बोला है डाउट वाले सारे केस गलत होते हैं, पहला गलत होगा। दूसरा, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, जो कंक्लूजन में हम पढ़ रहे हैं वही एज इट इज इसमें फॉलो होना चाहिए, तभी सही करेंगे। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, पत्तियां और शाखाएं में क्या है? डाउट है। तो बेटा इन दोनों में लीव्स और ब्रांचेस में भी डाउट है, इन दोनों में भी बेटा डाउट है। और डाउट वाली कंडीशन बेटा ये भी गलत होगी, इनको भी सही नहीं मान सकते। भाई डाउट कहता है इनके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, जिनके बारे में नॉलेज नहीं होती उनके बारे में कहा गया सेंटेंस गलत होता है। अगला बेटा पढ़ते हैं। कुछ शाखाएं फूल हैं, कुछ शाखाएं फूल हैं, कुछ शाखाएं फूल हैं, इन दोनों का रिलेशन दिया है और शाखाएं फूल हो रही हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पढ़ के देख लो, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। कुछ शाखाएं फूल है, शाखा का डायग्राम फूल के डायग्राम को काट रहा है, तो बिल्कुल सही है। कुछ शाखाएं पत्तियां हैं, कुछ शाखाएं पत्तियां हो सकती हैं, शाखाएं पत्तियां में डाउट है, तो इन दोनों में भी बच्चों डाउट हो गया, इन दोनों में भी बेटा क्या हो गया? डाउट हो गया। और डाउट वाली कंडीशन बेटा ये भी गलत हो जाएगी, तो ओनली थर्ड सही है, और ओनली थर्ड के लिए सी ऑप्शन लगा लेंगे। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, यही सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये एक आसान सवाल था और सभी बच्चों ने बड़े आसानी से लगाया होगा इस सवाल को, एक नॉर्मल सवाल, और सभी बच्चों ने आसानी से लगा लिया। मजा आ गया? बहुत अच्छी बेटा। प्रिंस शुक्ला क्या कहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप, थैंक यू। सच में अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, आपको लगता है? हम्म। फिर भी आप टोटल में से टोटल स्कोर नहीं करते हो हैं? आपको जब पता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी आप टोटल में से टोटल का स्कोर नहीं बनाते हो। हाँ। प्रिंस शुक्ला, एमटीएस में 20 से, ओके कोई बात नहीं। एनटीपीसी में भी आपके टोटल 30 में से 30 होने चाहिए, ठीक है। रीजनिंग को हलवा बना देते हैं सर, बहुत सुंदर बेटा, इतनी भी तारीफ ही मत करो। हरी यादव, एसकेबी, एसकेबी का मतलब क्या होता है बेटा? हम्म। आरपीएफ एसआई में पहले रीजनिंग करें या मैथ दिए, देखो किसी भी एग्जाम में जब हम जाते हैं पेपर देने, तो हमेशा याद रखा करो, देखो हर बच्चे का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप किसी भी एग्जाम में जब जाओ,
किसी भी एग्जाम में जब हम जाते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम में जब पेपर देने जाता है, तो एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना चाहिए, ये डिपेंड करता है बच्चे पर। ये नहीं कि मैथ, मैंने बोल दिया मैथ पहले करना है तो मैथ करना नहीं। जो आपको चीजें आती हैं वो पहले करो, ठीक। तो आप हमेशा प्रायोरिटी उसे दिया करो जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें सबसे ज्यादा आप स्ट्रांग हो उसको सबसे पहले करो, दूसरे पर जिसमें स्ट्रांग हो उसे करो, तीसरे पर तीसरे में स्ट्रांग हो उसे करो, ठीक। अच्छा, सिकोबाद से हो बेटा, बहुत सुंदर बेटा। सिकोबाद तो मैं कई बार गया हूं बच्चों, है सिकोबाद तो मेरा आना जाना बहुत बार हुआ है ना। तो एग्जाम में जैसे मान लो किसी बच्चे की रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग को पहले करो, दूसरे पे बच्चों मान लो आपकी जीएस अच्छी है तो जीएस करो, तीसरे पर मैथ अच्छा है तो मैथ करो। भाई जो अच्छा सब्जेक्ट है उसे पहले करो, जो आपका सब्जेक्ट खराब है उसे लास्ट में करेंगे। जैसे मान लो किसी बच्चे को जीएस नहीं आती तो पहले करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, पहले करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब जो चीज नहीं आती उसे पहले करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक। इसलिए पहले उसे करो जो आता है। सचिन कुमार मैनपुरी से हैं, बहुत सुंदर बच्चे। मैनपुरी में भी एक बार गया हूं मैं, पर शुकाबाद कई बार गया हूं। मैनपुरी एक बार में गया था, एक बार शायद बहुत दिन पहले, ठीक। मैनपुरी साइड में भी थोड़ा सा कम होता है। ठीक, तो हमेशा बच्चों पहले उस सब्जेक्ट को किया करो जिसमें आप स्ट्रांग हो। जो सब्जेक्ट सबसे खराब लगता है, आपको परेशान करता है, वो उसे सबसे एंड में। बाई चांस अगर समय नहीं भी मिला तो उसे तो वैसे भी नहीं जानते थे, तो कम से कम जो चीज जानते थे उसे तो हम पहले करेंगे। इसलिए हमेशा पैटर्न करने का यही अपनाया करो, जो चीजें आती हैं वो पहले, नहीं आती बेटा बाद में, ठीक है। ये पैटर्न हमेशा अपनाएंगे, ठीक है। एक अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, सब कोई फतेहाबाद से, कोई मुरादाबाद से, कोई कहीं से, अच्छी बात है बेटा। अच्छा, सरिता कहती है सर अयोध्या से है, बहुत अच्छी बेटा। अयोध्या से सरिता, में अयोध्या कभी नहीं गया लेकिन मेरा आने का बहुत मन है, तो अब की अगर कोई चांस मिला तो मैं अयोध्या जरूर आऊंगा, ठीक। अयोध्या आने का बहुत मन है, लेकिन किसी दिन चांस मिलेगा तो हम जरूर आएंगे अयोध्या भी, ठीक है। इस सवाल का आंसर जल्दी से बता दो। इसका आंसर जल्दी से बता दो। कुछ दांत नाक हैं, कुछ दांत को नाक बना दो। डायग्राम ये रहा देखो, कुछ दांत नाक है, नाक है, कुछ नाक हाथ हैं, कुछ नाक हाथ हैं, हाथ हैं, और कुछ हाथ पैर हैं, कुछ हाथ पैर हैं। सवाल बच्चों ये दिया मैंने, डायग्राम बच्चों ये बनेगा। दांत का संबंध नाक से, नाक का संबंध हाथ से, हाथ का संबंध पैर से, बाकी किसी का कोई संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष जब हम बच्चों चेक करने गए, जब बच्चों हम निष्कर्ष चेक करने गए, तो कुछ दांत पैर हैं, तो दांत और पैर में कोई रिलेशन है? दांत और पैर में हमारे पास कोई जानकारी है? इन दोनों में कंडीशन बेटा किसकी है? डाउट की। कोई रिलेशन नहीं है, होंगे नहीं होंगे हमें पता ही नहीं है। इनके बारे में बेटा डाउट है। डाउट कहता है कि इनके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, इनके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। दांत ये रे, पैर ये रे, संबंध था या नहीं था हमें नहीं पता। और डाउट वाले सारे केस गलत होते हैं, गलत होगा। सभी हाथ नाक हैं, सभी हाथ नाक हैं, सारे नहीं हो सकते, कभी सभी नहीं बन सकता, ऑल कभी नहीं बनता, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ से सभी नहीं बन सकता, दोनों गलत होंगे। न तो इसका स्पष्ट न सेकंड सही, डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल का राइट आंसर डी होगा। एक बात याद रखना, पॉजिटिव से, कुछ पॉजिटिव से
कुछ पॉजिटिव से कभी सभी पॉजिटिव नहीं बनता, सभी पॉजिटिव नहीं बनता। ये रूल अलग से याद रखना, ये रूल सभी बच्चे याद रखना। कुछ से सभी नहीं बनता, कुछ से सभी नहीं बनता। तो अगर कभी सभी बना दिया, सभी हाथ नाक है, सभी हाथ नाक है, कुछ हाथ नाक बोलता तो सही हो जाता। सही क्या होता बेटा, इसका रिजल्ट ये सही हो जाता, कुछ हाथ नाक हैं। अगर ऐसा होता तो ये सही होता, सभी नहीं हो सकता। अगर मैं सभी लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल से सम नहीं बनता, सम से ऑल नहीं बनता, सम से कभी ऑल नहीं बनता, ऑल नहीं बनता। ये बात याद रखेंगे सारे बच्चे, ये बात याद रखेंगे सारे बच्चे। आयुष तिवारी कहते हैं 70 लाऊं सीबीटी 1 में तो हो जाएगा बेटा। वैसे हो जाना चाहिए, क्योंकि प्री की कट ऑफ होगी, और 100 में से अगर 70 सवाल आपके सही हो जाते हैं तो मेरी समझ से हो जाना चाहिए। मेरी समझ ये कहती है कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 70 से कम नहीं बच्चों। 70 बिल्कुल लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन कह सकते हो 70 को आयुष तिवारी। कोशिश करो 75 पे श्योर हो जाओगे। 70 एक लास्ट डेडलाइन है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए किसी भी शर्त पर। अगर किसी भी बच्चे, जैसे आपको सीबीटी 1 पास करना है, तो ये बात बिल्कुल फिक्स है बच्चों, ये बात बिल्कुल फिक्स है। सीबीटी 1 पास करने के लिए थोड़ा नॉलेज भी सीख लो, पढ़ते तो रहते ही हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। सीबीटी 1 पास करने के लिए आपको मिनिमम बच्चों 70 से कम नहीं आने चाहिए सवाल, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा, 70 प्लस ही नंबर चाहिए। आप अगर 75 के आसपास नंबर लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो जाएंगे, सेफ जोन में। ठीक है बेटा, ये बॉर्डर लाइन है, ये आपकी बॉर्डर लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, एंड वाली लाइन बच्चों। तो कोशिश करें 75 के अराउंड तक पहुंचने की। 70 बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, 70 से नीचे नहीं गिरनी चाहिए, 70 71 72 के आसपास हो जाना चाहिए सभी बच्चों का, जहां तक मैं समझता हूं। ठीक, क्योंकि उसके बाद सीबीटी 2 भी होगा, इसलिए 70 के आसपास जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों का पास हो जाना है। अब आपको ध्यान में रखना है कि 70 नंबर हमें कैसे जोड़ने हैं। आपको ये दिमाग में रखना है ये 70 नंबर कैसे जोड़ने हैं। इन 70 नंबर को जोड़ने के लिए बच्चों आपके पास रीजनिंग है, मैथ है, और जीएस और साइंस है। ठीक, रीजनिंग के 30 सवाल हैं, मैथ के 30 सवाल हैं, और इसके 40 सवाल हैं। इनमें से आपको 70-75 नंबर लाने हैं। तो कोशिश करना कि आपके रीजनिंग में से, पूरे रीजनिंग में से सारे नंबर आए। ये सवाल पूरा स्कोर करो, किसी दो में अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा, किसी दो में बेटा आपको अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा। अगर रीजनिंग में पूरे बना लिए तो या तो मैथ में पूरे बनाओ या जीके जीएस में बनाओ। जिन बच्चों का मैथ अच्छा होता है वो रीजनिंग मैथ में पूरे से बनाने की कोशिश करेंगे, जीके एवरेज कर लो हो जाएगा। या किसी बच्चे का रीजनिंग के साथ जीके अच्छी हो तो रीजनिंग और जीके में अच्छा स्कोर कर लो, मैथ को एवरेज कर लो तो हो जाएगा। किसी दो में बच्चों आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, किसी दो में बेटा आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी हम वहां पर पहुंच सकते हैं। और ये बात मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, हर बच्चे को पता होता है कि मेरा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, मैं रीजनिंग में कितने नंबर ला सकता हूं, ये हर बच्चा इंडिविजुअली खुद जानता है। मैं मैथ में कितने नंबर ला सकता हूं, ये बच्चे आप खुद जानते हो। मैं जीके जीएस में कितने नंबर ला सकता हूं, ये बच्चे आप खुद जानते हो। मेरे जानने से कुछ नहीं होगा, मेरे जानने से बच्चों इसमें कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको इनमें सवाल में अच्छे नंबर लाने हैं, रीजनिंग मैथ जीके जीएस में अगर आपको अच्छा स्कोर बनाना है, तो बच्चों आपको इनके सवाल इसी तरीके से समझने होंगे। क्लियर बेटा? तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे बच्चे। बाकी ये नॉलेज तो मैं आपको देता ही रहता हूँ हमेशा। बाकी कुछ वाले सवाल कर लेंगे, आज मैं डीपीपी आपको दे दूंगा, उससे कुछ सवाल लगाएंगे। अभी हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं लगा सकते, लेकिन जितने आए उतने करना कुछ वाले सवाल, क्योंकि कल की क्लास के बाद आप सारे सवालों को लगाना शुरू कर दोगे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास से थोड़ा सा हमने डिटेल ज्यादा सीखी, 2 ही सवाल पढ़े हैं हमने आज की क्लास में। लेकिन प्रयागराज के लिए बेटा लगभग इतना ही हो जाएगा, सीबीटी 1 में इतना ही हो जाएगा प्रयागराज के लिए भी। लालू कुमार, प्रयागराज के लिए भी 75 के आसपास आपका हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये सीबीटी 1 की कट ऑफ है, इससे ऊपर नंबर पे आराम से हो जाएगा। सीबीटी 2 में हो सकता है थोड़ा अप डाउन करे। ठीक है,
पहले CBT 1 पास कर लो, फिर CBT 2 के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो सारे बच्चे कर लेना। आज मैं आपको DPP दे दूंगा, DPP में अगर सवाल जितने लगे उतने लगा लेना। अगर कुछ सवाल नहीं भी लगेंगे, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ज्यादा हो नहीं पाया, कल की क्लास के बाद प्रॉपर तरीके से आपका हो जाएगा। कल की क्लास और पढ़ने के बाद आप सभी सवालों को आसानी से लगा सकते हो। तो कल की क्लास बेटा एक और पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से सारे सवालों को लगाना शुरू कर लेंगे। तो कल की क्लास बच्चे और मिस मत करना, कल की क्लास के बाद हम हर सवाल को आसानी से लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है? DPP थोड़ी देर में मिल जाएगी, बाकी कल मुलाकात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या कैसी भी आए बताओ, आपकी सभी दिक्कतों परेशानियों का समाधान किया जाएगा। आपको रीजनिंग समझ में नहीं आ रही तो बताओ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। जब तक हम दोनों आपस में बातें नहीं करेंगे तब तक हम एक रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। ये बैच को खरीदने का मतलब और बैच को पढ़ने का मतलब ये उद्देश्य मत बनाओ कि सर हमारा सिलेबस पूरा करा देंगे बाकी बाय बाय कर देंगे, ठीक कहानी। इससे कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली चीजें हम दोनों लोग मिलकर ही किसी चीज को बना सकते हैं। ऐसे मान लो कि एक घर बनाना है, और उस घर को बनाने के लिए आपको लेबर भी चाहिए और आपको अपना दिमाग भी चाहिए। इंजीनियर का दिमाग भी लगाना है और लेबर का माइंड भी लगाना है। जब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं उस घर पर, तभी एक अच्छा सा घर तैयार बन के खड़ा होता है। ऐसे बेटा ये एग्जाम है, एग्जाम में आप भी मेहनत करो, हमारी भी सपोर्ट रहेगी, दोनों लोग मिलकर जो सपोर्ट करेंगे तब जाके एक अच्छा एग्जाम निकलेगा और अच्छा एक रिजल्ट बना पाएंगे बच्चों, ठीक है? तो जो भी सब्जेक्ट वीक है उन पे काम करना शुरू करो, उन पे पढ़ना शुरू करो और उन्हें स्ट्रांग बनाओ, ठीक है? 2.0 बैच का टाइमिंग बेटा शाम को 8 बजे का है। रीजनिंग 2.0 बैच को जिन्होंने बच्चों ने नहीं लिया हो, वो बहुत काफी सारे बच्चे इस बैच के, तो बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, तो वो 2.0 बैच ले सकते हैं। रीजनिंग शाम को चलती है, उसमें पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है? हाँ बेटा, जितेश सर का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उनकी चोट लग गई है, इसलिए उनकी क्लास नहीं हो रही होंगी अभी, ठीक है? बाकी नेक्स्ट कल मिलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।